हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अजलान, अनमोल, इशाल, अलियान, परिहान और अहमद ये सब लोग अपना हनीमून मनाने दुबई आते हैं। और दुबई की शॉपिंग मॉल में ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं जब गफ्फार और गफ्फार के आदमी इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गफ्फार और टॉक्सिक किलर का आमना सामना होता है। टॉक्सिक किलर अपने तमाम दुश्मन को मौत की घाट उतार देता है। अब इससे आगे अस्सलाम वालेकुम। सलार ने अनमोल के घर में दाखिल होते हुए सादिया बेगम को सलाम किया था। सादिया बेगम ने सलार को अंदर हॉल की तरफ दाखिल होते देखा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सलार बेटा, और कहाँ गुम हो, इतने अरसे से दिखाई नहीं दे रहे। सादिया बेगम ने सलाम के बाद सलार से तबीयत पूछी और साथ ही अपनी इसकी गैर मौजूदगी पर नाराज़गी जाहिर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? घर में बाकी सब कैसे हैं? बस आंटी क्या बताऊँ, कुछ मसरूफियात थी, सलार ने सिरसिरी सा बताया। अल्लाह पाक का शुक्र है बेटा, सब ठीक है। अच्छा, क्या लोगे, चाय या ठंडा? सादिया बेगम ने सलार से चाय पानी का पूछा था। कुछ नहीं आंटी, बस आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सादिया बेगम को सलार कुछ परेशान और संजीदा सा लगा। रात के साए घेरे हुए थे। जी जी बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ। सलार ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की थी और अपनी बात का आगाज़ किया था। आंटी, जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है। माँ तो इस दुनिया से चली गई तो बाप ने मुझे तन्हा छोड़कर सियासत संभाल ली। मैं आपको अपनी माँ की जगह समझता हूँ और अंकल को अपने बाप की जगह। तो मैं मोमल से शादी करना चाहता हूँ। बस सादगी से निकाह का फंक्शन चाहता हूँ। तो क्या आप लोग निकाह की तैयारी देख लेंगे? सलार के झुके सर को सादिया बेगम और आसिया बेगम ने ऊपर की तरफ उठाया था। आसिया बेगम तो अपने पोतों की तरह सलार और मोमल को प्यार करती थी। सलार की आंखों में मायूसी की चमक थी। सलार ने जब से आंसू का दर्द भला गोला अपने गले के अंदर उंडेला था। सलार को इस तरह देखकर वो दोनों भी अब सिरदर्शी हो गई थी। अरे मेरे पुत्र, हम तेरा निकाह धूमधाम से करेंगे। दादी जान ने सलार के सर पर प्यार भरा बोसा दिया था। बहुत शुक्रिया दादी जान, आप सबके बेइंतहा प्यार का। बाकी सब अखराजात मैं खुद उठा लूँगा। क्यों? सलार अभी बोल रहा था कि जिब्रान साहब और मुस्तफ़ा साहब घर में दाखिल होते हुए सलार पर हल्के से भड़के थे। क्यों बरखुरदार, हमें इतना गया गुजरा समझा है? अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है। अगर अपना माना ही है तो पूरी तरह से समझो। तुम भी हमें हमारे पोतों की तरह प्यारे हो और मोमल बेटी तो है ही हमारी गुड़िया। तो बस परसों रखते हैं निकाह। कल तक अनमोल और अजलान बाकी सब भी आ जाएंगे तो तुम्हारे निकाह के अगले दिन दरियान और तुम्हारा वलीमा भी कर देंगे। मुस्तफ़ा साहब ने सारा फैसला खुद कर लिया था। दूसरी जानिब जिब्रान साहब ने भी बाप की बात में लब्बैक कहा था। मगर सलार की सुई तो अनमोल पर रुकी थी कि वो कहाँ से वापस आ रही है। क्या वो अपने शाह को पल भर में भूल गई थी? वैसे दादा जान, अनमोल और बाकी सब कहाँ गए? सलार ने ना चाहते हुए भी दिल में आया सवाल पूछ डाला था। अरे बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, वो लोग अपने हनीमून पर गए हैं, कल तक वापसी है। मुस्तफ़ा साहब के जवाब पर सलार को अपना दम घुटता सा महसूस हुआ था, इसलिए जल्दी से सबको अल्लाह हाफिज बोलता राजपूत हाउस से बाहर निकल आया। बाहर चलती तेज फिजा में भी सलार को सांस नहीं आ रही थी। गुस्से में अपनी गाड़ी की बोनेट पर 2 से 3 मुक्के रसीद किए थे। गाड़ी में बैठा था कि अचानक इसका फ़ोन बजा था कि सलार ने जेब से फ़ोन निकाला। लातादाद कॉल्स मैसेजेस थे, अनमोल, परी और इशुक के। सलार को अपने गायबी दिमाग पर शदीद गुस्सा आया था, मगर हेड काउंटर से मैसेज देखा तो सलार ने वहाँ का रुख किया था। अजलान, अलियान और अहमर को होश आया तो खुद एक महल नुमा कमरे में पाया, जहां वो तीनों एक जहाजी साइज बेड पर सोए हुए थे। कुछ ही देर में वालिद साहब कमरे में दाखिल हुए थे और तीनों को फ्रेश होकर बाहर मीटिंग में आने को कहा था। तीनों हॉल में मौजूद सोफे पर बैठे थे कि दाखिली दरवाजे से सलार आता हुआ दिखाई दिया था। सभी के तासुरात बिल्कुल संजीदा थे। इधर आकर सबको बेजाब पुरअसरारियत सी महसूस हुई थी। इस सुरमई रंग के बने महल में अजीब सी वहशत फैली थी। सब वक्त देख रहे थे कि
اس کے دیے گئے وقت میں صرف 1 منٹ باقی تھا، مگر ابھی تک وہ خود غائب تھا کہ سامنے سے شیرو دھاڑتا ہوا نیچے سے اوپر سامنے کی طرف آتے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ کسی کے مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ بڑی کوفر سے چلتی آ رہی تھی، سبز آنکھوں میں چمکتی وحشت بھرے ماحول کو ہولناک بنا رہی تھی۔ خود کو مکمل طور پر کالے رنگ میں ڈھالے وہ کوئی کالی خوفناک گھٹک کی مانند سب کو ایک بار پھر دنگ کر چکی تھی۔ آخر کیا تھی وہ لڑکی، اتنی شفاف، اتنی زہریلی، جس کی سبز آنکھوں میں ہمیشہ شرارت نظر آتی تھی؟ آج ان سے سبز آنکھوں میں کاجل کی لکیریں اس کی صفائی کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ چاروں ایجنٹس کو اپنی مانو بلی سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس موت کی دیوی کے پیچھے ہو بہو اس کے ساتھی خود کو مکمل کالے رنگ میں ڈھالے ہوئے بالکل درندے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھی اپنے شیروں کو بٹھا گئی تھی۔ اس کے دائیں بائیں اس کے ساتھیوں نے اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ سالار کے آنکھوں میں فقط حیرت ہی حیرت تھی۔ جس دنیا وحشی کلر کے نام سے جانتی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس اپنی سبز آنکھوں والی بلی تھی، اور اس کے ساتھ بھی ہی اسی کے دوست تھے جس کی آنکھوں سے سالار عشق کرتا تھا۔ وہاں اب سرخ لاوا بھڑک رہا تھا۔ وہ عجیب تھی، بہت ہی عجیب۔ اس کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ سر، آپ نے کہا تھا کہ ڈیول اور اس کے ساتھی سب سنبھال لیں گے، مگر انہوں نے تو اپنی بیویوں کی خاطر خود کو سرنڈر کر دیا۔ مجھے خاصی مایوسی ہوئی ہے مسٹر ڈیول سے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی بیویوں کی قربانی دے دیتے اپنے ملک کے خاطر، مگر انہوں نے وطن کے ساتھ خود غرضی کی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ انمول کی اس طرح کی لا تعلقی پر چاروں ہی دنگ رہ گئے تھے کہ آخر ڈیول کی بیوی وہ خود ہی تھی، اور خود کے بارے میں وہ خود ایسا بول رہی تھی، یہ وہ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ کتنی شفاف تھی وہ! ان چاروں کو جھرجھری سی آئی تھی۔ اور ایول ماسٹر تو اپنے کام کے ساتھ سیریس ہے ہی نہیں، اتنے وقت سے خود کو اپنی ڈیوٹی سے لا تعلق کر لیا تھا، تو کیا ان کو مشن سے نکال دیا جائے؟ ٹاکسک کلر کی بات پر چاروں نے غصے سے جبڑے بیچے تھے۔ تم ہوتی کون ہو؟ ڈیول کنگ ابھی غصے سے دھاڑا ہی تھا کہ ٹاکسک کلر نے فوراً سے ایک زوردار مکہ ڈیول کے منہ پر جڑ دیا تھا کہ وہ اچانک ابتدا پر صوفے پہ جا گرا، اور ٹاکسک کلر نے اپنا جوتی میں مقید پاؤں ڈیول کی ٹانگ پر رکھتے ہوئے ذرا اس کی طرف جھکی تھی کہ اس کے انداز سے ہی پراسراریت سی پھوٹ رہی تھی۔ مسٹر ڈیول کنگ، آج تو میرے سامنے بولنے کی غلطی کر دی، دوبارہ اگر چونچ بھی کھولی تو یہ خوبصورت چہرہ کسی کے دیکھنے لائق نہیں بچے گا، سو بی کیئرفل۔ کلر نے ڈیول کی گال کو ہلکے سے تھپ تھپائے ہوئے کسی بچے کی مانند پچکارا تھا کہ اذلان کا چہرہ انمول کی ہر عنایت سے سرخ ہو گیا تھا، مگر الیان کے ہاتھ دبانے پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وارث سر، ذرا ان کو میرے رولز اپنے طریقے سے اچھی طرح یاد کروا دیں، ورنہ اگر تو میں نے ان کو سمجھایا تو ہو سکتا ہے میرا انداز ان کو پسند اور سمجھ نہ آئے۔ انمول نے سب کو تنزیہ پراسراریت سی مسکراہٹ اچھالی تھی تو صوفے پر خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے میجر وارث صاحب نے سر اسباب میں ہلایا تھا۔ ٹیم ممبرز، آپ سب کی ہیڈ کلر ہے، اور اس کے رولز سب کو لازمی فالو کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح اپنے ملک کی بہترین مارخوروں میں شامل ہے، یا یوں کہنا ہوگا شاید کہ ان سے اور ان کے ساتھیوں جیسے مارخور آج تک نہیں دیکھے۔ اپنے ملک کے لیے پاگل، بہت کم وقت اور عمر میں انہوں نے اپنا کام دکھایا ہے اور ملک کے غداروں کو عبرتناک موت دی ہے، کیونکہ کلر کی ڈکشنری میں غداری کی ایک ہی سزا ہے، موت، بھیانک ناک موت۔ اس غدار کو صفائے ہستی سے مٹا دیتی ہے، اس لیے پاکستان اپنے ایسے مارخوروں پر فخر کرتا ہے اور دشمن خوف سے تھر تھر کانپتا ہے۔ آج شام کو دریان اور ماہم کی رخصتی تھی، ساتھ ہی سالار اور مومل کا نکاح بھی تھا، تو سارے فنکشن راجپوت ہاؤس میں رکھے گئے تھے۔ ہر طرف تیاری کا زور و شور تھا۔ اذلان اور باقی سب واپس پہنچ چکے تھے، مگر کسی نے ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ صبح کے وقت سارے ناشتے کی ٹیبل پر موجود ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ دریان، تمہارے لیے بہت ضروری کام پڑا ہے، پرسوں تم ذرا گرین لینڈ جانا۔ انمول کی بات پر دریان مانو کی طرف متوجہ ہوا تھا، مگر انمول کی آنکھوں میں چمکتی وحشت کو دیکھ کر جھرجھری سی آئی تھی۔ پتہ نہیں اب کس نے اس کا جعلی روپ دیکھنا ہے۔ اذلان کے ہونٹوں سے بے ساختہ پھسلا تھا، جس کو سنتے انمول کی ہونٹوں پر پراسراریت سی مسکراہٹ بکھری تھی۔
कौन से काम की बात कर रही हो तुम? मानो पहले बता रही हूँ, अगर तुमने आज कोई गड़बड़ की ना तो मेरे सारे लिहाज भूल भाल कर तुम्हें चित्रोल करनी है। सादिया बेगम ने मानो को घूर कर वॉर्न करती नजर से बोली थी। सादिया बेगम की बात सुनते अनमोल घबराते हुए सीधी हुई थी। अरे मम्मा जानी, मैंने कुछ नहीं कहा। अनमोल ने जल्दी से बात को बदला था। मानो तारीख गवाह रहेगी कि पाकिस्तान की सफाक टॉक्सिक किलर फकत अपनी माँ की चित्रोल से डरती है। सब ने अनमोल को यूं घबराते देख सब ने अपनी हंसी दबाई थी, मगर इशाल की सरगोशी ने रही सही कसर पूरी की थी और अपनी हंसी को जबरदस्ती दबाया था। तो अनमोल ने इशू को खूंखार नजर से घूरते हुए खिसियानी सी मुस्कुराहट होठों पर सजाई थी। जी, अगर फ्री हो तो प्लीज मुझे मॉल शॉपिंग पर ले जाना। नायाब ने अजलान से मिन्नत भरे लहजे में कहा था, तो अजलान ने सर असबाब में हिलाते हुए हामी भरी थी। अजलान की हामी पर जहां नायाब का चेहरा खिल उठा था, वहीं अनमोल का दिल उदास सा हो गया था, मगर खामोश रही थी। वो अपने दोस्तों का स्पेशल डे खराब नहीं करना चाहती थी। एसपी को जब से गफ्फार के मारे जाने की खबर मिली थी, तब से वो जले पैर की बिल्ली की मन पागल हो रहा था। शेख वो लड़की थी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं उसके घर वालों को बर्बाद कर दूंगा, इसकी मुल्क को तबाह कर दूंगा। शहीर, काबू रखो खुद पे, गुस्से में पागल मत बनो और सबसे पहले तुम डेविल किंग के घर वालों को खत्म करवाओ, इससे वो टूट जाएगी। फिर इस किलर और इसके साथियों को भी देखते हैं। बहराम शेख ने शराब गिलास में उंडेलते हुए शहीर शाह की तरफ बढ़ाया था। शहीर शाह ने गिलास होठों से लगाया ही था कि उसका फोन बजने लगा। फोन पर जगमगाते नाम देखकर शहीर ने बेजारिया से कॉल रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल अटेंड करते ही सलार ने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। शहीर ने बेजार लहजे में सलाम का जवाब दिया था। शहीर अंदाज पर सलार ने हाथों की मुट्ठियों को बीची थी। आपको ज़्यादा बेजार होने की ज़रूरत नहीं। आज रात को 9 बजे तक मेरा निकाह है, दिल करे तो निकाह में शिरकत करिएगा। सलार ने बोलते ही कॉल कट कर दी थी। वाह, बेटे का निकाह है और बाप को अब मालूम हो रहा है। शहीर शाह ने पुरअसरार सा केका लगाया था। आज उसकी हालत देखकर किसी पागल का गुमान हो रहा था। मम्मी, क्या हो गया है यार, अपनी हालत देखो, चेहरे पर जरी सी घुली है। परिहान ने फिक्रमंदी से मोमल के पीले पड़ते चेहरे को देखा था। अरे नहीं परी, ऐसा कुछ नहीं है, बस कल से ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, उल्टियाँ हो रही हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। मोमल ने अपनी ऐनक को दुरुस्त करते हुए अपनी कमज़ोरी की वजह बताई थी। मौसम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। अगर तुम शादीशुदा होती तो पता है दारी क्या बोलते। लगता है लड़की के पैर भारी हो गए हैं। मोमल की बात सुनते कमरे में दाखिल होती इशाल ने अपनी फिलॉसफी झाड़ी थी और फिर परी और इशू का कहका गुंजा था, मगर इशाल की बात सुनते मोमल के चेहरे का रंग फक हुआ था। मम्मी यार रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूँ। इशाल ने मोमल की उड़ी हुई रंगत को देखकर अपनी बात संभाली थी कि शायद मोमल ने बात को दिल पर ले लिया है, मगर हकीकत में मोमल के दिल को धड़का लगा था। अगर वो वाकई में माँ बनने वाली हुई तो लोग इस मासूम सी जान को नाजायज बोलेंगे। ये सोच दिमाग में आते ही मोमल की रूह तक कांप उठी थी। अच्छा मम्मी, तुम आराम करो, रात में थक जाओगी। परिहान ने मोमल की आंखों से चश्मा उतारते हुए आराम करने की ताकीद की थी। परी के हुक्म पर अमल करते हुए मोमल भी सो गई थी। स्टोरी को यहीं पर एंड करता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।